भारत की नदियों का नक्शा कभी देखा है उसे ध्यान से? सैकड़ों नदियां, हजारों उनकी सहायक नदियां। देखकर ही लगता है कि भाई ये सब कोई कैसे याद रख सकता है ना? तो अगर ऐसा लगता है तो चलिए आज इसी उलझे हुए नक्शे को मिलकर सुलझाते हैं। अक्सर एग्जाम्स के लिए या बस अपने देश को जानने के लिए जब हम नदियों का ये पूरा सिस्टम पढ़ने बैठते हैं तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है। लेकिन घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। असल में कुछ ऐसी आसान सी तरकीबें हैं जो इस पूरी चुनौती को एक मज़ेदार खेल में बदल सकती हैं। तो आज का हमारा सफ़र कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम भारत के इस विशाल नदी नेटवर्क को समझेंगे, फिर देखेंगे कि इसे दो बड़े सिस्टम्स में कैसे बांटा जा सकता है। इसके बाद हम गंगा के जन्म की बड़ी ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाएंगे। और हाँ, फिर आएंगी वो मज़ेदार मेमोरी ट्रिक्स जिनका शायद सबसे ज़्यादा इंतज़ार है। और आखिर में गंगा के अलावा कुछ और ज़रूरी नदियों पर भी एक नज़र डालेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये काम कितना बड़ा है और हम इसे कैसे आसान बनाने वाले हैं। देखिए, बात इंटेलिजेंस की नहीं है, बात है सही तरीके की। कोई सूखी सूखी जानकारी याद रखना मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसी जानकारी के साथ कोई मज़ेदार कहानी जुड़ जाए तो वो हमेशा के लिए याद रह जाती है। और यही हमारा मूल मंत्र होने वाला है। हम रटेंगे नहीं, हम कहानियां बनाएंगे। जैसे गंगा नदी की ही कहानी, वो बस एक जगह से शुरू नहीं होती, वो तो कई धाराओं के मिलने से बनती है। और यही कहानी उसे इतना यादगार बना देती है। अच्छा, अब भारत की इतनी सारी नदियों को एक साथ समझने की कोशिश करेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? इन्हें दो बड़े ग्रुप्स में बांट देते हैं। और ये बंटवारा इस बात पर होता है कि नदी निकलती कहाँ से है। आगे बढ़ने से पहले एक शब्द को समझना जरूरी है, अपवाह तंत्र, या जिसे इंग्लिश में ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई पेड़ हो, एक मोटा सा तना है, वो हो गई मुख्य नदी, और फिर उस तने से जुड़ती हैं ढेरों पतली मोटी डालियां, वो हो गई सहायक नदियां। बस यही पूरा का पूरा जो नेटवर्क है ना, इसी को अपवाह तंत्र कहते हैं। सिंपल। हाँ, तो वो दो ग्रुप्स कौन से हैं? पहला, हिमालय से निकलने वाली नदियां, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार यानी पेनिनसुलर प्लेटो की नदियां। अब फर्क क्या है? देखिए, हिमालय की नदियां जैसे गंगा या सिंधु ये साल भर बहती हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से भी लगातार पानी मिलता रहता है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं जैसे नर्मदा या गोदावरी, वो बेचारी ज्यादातर बारिश पर ही निर्भर हैं, तो गर्मियों में उनका पानी अक्सर कम हो जाता है। बस यही एक बड़ा फर्क है जो इन दोनों सिस्टम्स को अलग करता है। चलिए, अब अपना पूरा फोकस भारत की सबसे खास, सबसे पवित्र नदी गंगा पर लाते हैं। और एक बात बता दूं, इसकी शुरुआत किसी आम नदी जैसी बिल्कुल नहीं है। ये बात बहुत ही दिलचस्प है कि जिस नदी को हम सब गंगा के नाम से जानते हैं ना, वो असल में उस नाम से अपना सफर शुरू ही नहीं करती। सच तो ये है कि गंगा पैदा नहीं होती, गंगा बनती है दो बड़ी धाराओं के मिलने से। तो इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है वो है अलकनंदा नदी। ये नदी जब आगे बढ़ती है तो अपने सफर में 5 पवित्र जगहों पर 4 दूसरी बड़ी नदियों से मिलती है। इन्हीं 5 संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। और हर प्रयाग की अपनी एक अलग कहानी, अपना एक अलग आध्यात्मिक महत्व है। और फिर आता है वो सबसे खास पल, देवप्रयाग में। यहाँ पर अलकनंदा का मिलन होता है अपनी सबसे बड़ी साथी नदी भागीरथी से। और जैसे ही ये दोनों धाराएं मिलती हैं, उसी पॉइंट से आगे इस मिली हुई धारा को नाम मिलता है गंगा। तो कह सकते हैं कि गंगा का असली जन्म देवप्रयाग में ही होता है। तो कहानी तो बड़ी अच्छी है, पर अब सवाल वही कि इन 5 प्रयागों और वहां मिलने वाली नदियों के नाम याद कैसे रखें। चलिए, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर, कुछ बहुत ही आसान सी मेमोरी ट्रिक्स। जरा इस पर थोड़ा ध्यान देते हैं। देखिए कितना आसान है। पहला, देवप्रयाग, यहां मिलती है भागीरथी। ट्रिक क्या है? देवता रथ में चलते हैं, हो गया याद, देवरथ, देवप्रयाग, भागीरथी। अगला है रुद्रप्रयाग, यहां मिलती है मंदाकिनी। इसकी ट्रिक, जब धंधा मंदा हो जाता है तो लोग शिव जी का रुद्र रूप याद करते हैं, तो रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी। फिर है कर्णप्रयाग, जहां पिंडर नदी मिलती है। महाभारत के कर्ण को याद कीजिए जिन्होंने पिंड दान किया था, तो कर्णप्रयाग, पिंडर। चौथा, विष्णुप्रयाग,
यहाँ मिलती है धौली गंगा। बस सोचिए कि भगवान विष्णु का रूप धौला यानी एकदम साफ और पवित्र है। और आखिरी नंदप्रयाग, ये तो सबसे आसान है। नंदप्रयाग में नंदाकिनी मिलती है, नाम ही मैच कर रहा है ना कमाल का तरीका। अच्छा, यही ट्रिक वाला फॉर्मूला अब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर लगाते हैं। इसके लिए बस 6 लेटर्स याद रखने, IJCRBS। ये 6 अक्षर असल में सिंधु और उसकी 5 मेन सहायक नदियों के नाम हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि ये बिल्कुल सही क्रम में है, नॉर्थ से साउथ। I से इंडस, J से झेलम, C से चेनाब, R से रवि, B से ब्यास और S से सुतलज। अब इसे याद रखने के लिए एक फनी सा वाक्य बना सकते हैं, जैसे इंडिया, जापान, चाइना ने रैबिट को सुतलज भेजा। थोड़ा अजीब है, पर जैसा कि मैंने कहा, अजीब चीजें ही तो दिमाग में अटक जाती हैं। तो गंगा और सिंधु सिस्टम को याद करने का तरीका तो हमें मिल गया। चलिए अब इसी कड़ी में हिमालय से निकलने वाली कुछ और जरूरी नदियों पर भी फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, गंगा जब पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों में आती है तो अकेली नहीं रहती। बाएं किनारे से कई और नदियां उसमें आके मिल जाती हैं। इनमें कुछ बड़े नाम हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और हाँ, एक और बहुत जरूरी नदी है कोसी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नदी अपना रास्ता बदलने और बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। अब बात करते हैं एक ऐसी विशाल नदी की जो बड़ी ही घुमक्कड़ है। ये अपना नाम और अपना रूप दोनों ही सफर के साथ बदलती रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र की। जरा इसकी यात्रा को देखिए। ये निकलती है तिब्बत के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से, जहाँ इसे सांगपो कहते हैं। फिर ये घूमकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में घुसती है और इसका नाम हो जाता है दिहांग। असम के मैदानों में पहुंचकर ये बनती है ब्रह्मपुत्रा। और सफर यही खत्म नहीं होता। बांग्लादेश में घुसते ही इसका नाम फिर बदल जाता है और ये जमुना कहलाती है। सोचिए, एक नदी और कितने सारे नाम। तो अब ये तो साफ है कि नदियों को याद रखना उतना भी मुश्किल नहीं, अगर तरीका सही हो। पर जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़ना चाहूंगी। ये नदियां सिर्फ जमीन पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये तो हमारी और आपकी सभ्यताओं की जीवन रेखा हैं। जरा सोचिए, हमारे शहरों और गांवों के पास से जो नदी बहती है, उसने वहां के जीवन को, वहां की कहानियों को और वहां के भविष्य को किस तरह से गढ़ा होगा।